जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग अपनी बायोलॉजी की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और बायोलॉजी की क्लास में लास्ट टर्न हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके थे उसी के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। और बायोलॉजी में लास्ट टर्न हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था सबको पता होगा कि बायोलॉजी में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ चुके थे पांच जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। पांच जगत वर्गीकरण, सबसे पहली चीज पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो पांच जगत वर्गीकरण हमने बताया था आपको कि पांच जगत वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? तो R.H. विटेकर थे। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने ही सबसे पहले पांच जगत वर्गीकरण दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये पांच जगत कौन कौन से थे। तो पहला ग्रुप जो इसमें आता था वो था मोनेरा। दूसरा ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था जो आता है प्रोटेस्टा। तीसरा वर्ग इसमें आता है जो है वो है कवक। चौथा ग्रुप जो आता है इसमें वो है आपका जंतु। और पांचवा हम इसमें बोल सकते हैं पादप। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों का पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया था। मोनेरा ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटेस्टा ग्रुप के बारे में और कोशिश करेंगे कि कवक वाला पार्ट भी आज ही आपका पूरा हो जाए। तो यहाँ से हम लोग देखिए एक चीज आप लोग और याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोटेस्टा। दूसरी बात आपको बता दें कि आप लोग बायो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला करके अभी हम अगर आपसे बात करें तो आप लगभग लगभग जब ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे, यानी कि जब प्रोटेस्टा भी कंप्लीट हो जाएगा, कवक भी, जंतु भी और पादप भी, जब ये पांचों टॉपिक खत्म कर देंगे, खत्म करने के बाद ये आज या कल में या परसों में 2 दिन में कोशिश करेंगे ये खत्म करने का। इसके बाद आपकी बायो का लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो बायो का 80% कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का शुरू हो जाएगा। आपको बता दें बायोलॉजी की जो सीट है वो लगभग बन चुकी है और इसमें लगभग हम आपको 20 सीट कराएंगे, यानी 20 सीट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और हर सीट में लगभग 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन इंटू 20 सीट, यानी टोटल क्वेश्चन हो जाता है 1000 MCQ। ये क्वेश्चन आंसर होंगे 1000 MCQ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब ये 80% खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो बचे हुए शेष भाग होंगे वो भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। तो हो सकता है इसी महीने में 15 तारीख तक, या मैं भी ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 17 या 18 तारीख तक आपकी बायो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है केमिस्ट्री आपकी चल रही है और केमिस्ट्री के ठीक केमिस्ट्री चलती रहेगी। बायो की जगह पर हम लोग शुरुआत कर देंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में आपको बता दें कि फिजिक्स में थ्योरी तो बताएंगे ही, थ्योरी हम ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, तो थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही, साथ में उसके टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे कुछ लगभग एक चैप्टर से आपके 5 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, तो 5 से 7 न्यूमेरिकल कराएंगे जो एक उदाहरण के तौर पर होंगे। तो ये न्यूमेरिकल हो जाने के बाद आपका साइंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी। तो ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। तो चलिए हम लोग आज अपना इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए। पहली हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोटेस्टा। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। अभी आपको ब्लर नहीं दिखेगा, उसका कारण ये है कि हम सोच रहे थे आपकी क्लास ब्रेक ना हो, इसलिए आज अकेले ही हम आपकी क्लास को शूट कर रहे हैं। तो इस वजह से बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान देना होता है।
तो आज आपकी क्लास होने वाली है प्रोटेस्टा के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रोटेस्टा। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, या बायो का कोई टॉपिक आपने ना पढ़ा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वो टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, हम एक बार ज़रा चेक कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्टा के बारे में। देखिए, प्रोटेस्टा के बारे में हम आपको बता दें, सबसे पहली चीज, जो 5 ग्रुप हैं उन 5 ग्रुप्स का जितना भी वेस्टेज रहा, जितना भी वेस्टेज का मतलब जैसे कुछ पादप ऐसे रहे जो कि पादप जगत के अंतर्गत पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो जो यहाँ से पादप जगत में पूरी तरीके से फिक्स नहीं हो पाए उनको उठाकर कहाँ डाल दिया गया, उनको प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। कुछ वर्ग ऐसे पाए गए जो जंतु जगत के थे और जो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाए पूरी तरीके से इस जंतु जगत को, तो जो यहाँ का वेस्टेज था जो जंतु जगत को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था वो भी उठा करके डाल दिया गया किसमें, प्रोटेस्टा ग्रुप में। उसी तरीके से कुछ आपके जैसे बोल सकते हैं कवक, कवक भी कुछ ऐसे थे जो कवक की श्रेणी को सेटिस्फाइड नहीं करते थे, यानी उनमें 1 से 2 लक्षण देखे जा रहे थे, तो वो भी कवक जगत में ना रख करके उनको भी कहाँ डाल दिया गया, प्रोटेस्टा में। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्रोटेस्टा वर्ग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक वर्ग को समस्त जगत का, यानी कि समस्त सभी 4 वर्गों का अवशेषी वर्ग कहा जाता है, तो इस प्रोटेस्टा वर्ग को सभी जगत का अवशेषी वर्ग भी बोलते हैं। अवशेषी वर्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनकी थ्योरी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, जैसे लक्षण तो पादप के दिख रहे हैं लेकिन इसके बाद तुरंत लक्षण बदल जा रहे हैं, तो वो पादप में नहीं गए, वो कहाँ डाल दिए गए, प्रोटेस्टा में। जंतु जगत में कुछ ऐसे थे जिनमें जो यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे उनको भी कहाँ डाल दिया गया, प्रोटेस्टा में। उसी तरीके से कवक जगत के कुछ थे जिन जो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे उनको भी कहाँ डाल दिया गया, प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि यह वर्ग किस तरीके का है, तो ये एक अवशेषी वर्ग है। यहाँ पर लगभग तीनों प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि तीनों वर्गों के होंगे। तो ये पहला बात। दूसरा, प्रोटेस्टा के बारे में स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि ये किस प्रकार के प्राणी हैं, तो हमने बताया था ये यूकैरियोटिक प्रकार के अंतर्गत आते हैं, यानी इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। दूसरा, इसके बारे में हमने बताया था यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव हैं ये, तो यूकैरियोटिक वर्ग के अंतर्गत ये एक कोशिकीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय के अंतर्गत कौन आएगा, तो ये आएंगे आपके प्रोटेस्टा। यूकैरियोटिक में भी आपको बता दें कि इनको एक कोशिकीय क्यों कहा गया। एक कोशिकीय इसलिए कहा गया कि इनकी जब से शुरुआत हुई तब से लेके अभी तक ये एक कोशिका पे ही अपना पूरा जीवन निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ से आपको बता दें यूकैरियोटिक प्रकार की है इनकी कोशिका, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनकी कोशिका का जो केंद्रक है वो पूरी तरीके से विकसित अवस्था में पाया जाता है। तो केंद्रक किस प्रकार का है, केंद्रक विकसित प्रकार का पाया जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अब हम लोग जरा इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बताया कि इसमें पादप जगत के कुछ वर्ग रख दिए गए, जैसे पादप जगत में ही आपका आता है शैवाल। तो एक सुनहरा शैवाल जिसका नाम आपने सुना होगा। तो अब हम लोग प्रोटेस्टा वर्ग में देखते हैं आता क्या क्या है। तो पहली चीज इसमें जो हमें याद रखनी होगी, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें ही चलेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए इसमें कोई हम लोगों को वैज्ञानिक नहीं बनना है। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं में थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है। हम उसके आगे भी जा करके आपको बता रहे हैं, इतना डीप में या इससे ज्यादा डीप में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि
प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत पहला हमारे पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेस्मिड। डेस्मिड्स। अब बात आती है ये डेस्मिड्स क्या है, आपको सीधे क्वेश्चन में दे देगा डेस्मिड्स किस वर्ग में आते हैं, या तो पूछा जाए अगर डेस्मिड जो है वो किस वर्ग में आएंगे, तो प्रोटेस्टा वर्ग में आएंगे। इस क्वेश्चन को जब भी पूछा गया व्यवहारिक तौर पर पूछा गया, और व्यवहारिक तौर पर जब भी पूछा जाता है डेस्मिड्स को ही सुनहरे सहवाल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछली बार एलपी में, सुनहरे सहवाल मुख्य रूप से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटेस्टा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर सहवाल देखकर ये गलती कर दी कि ये पादप वर्ग के अंतर्गत आता होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस सुनहरा सहवाल जो है यानी जो डेस्मिड्स है ये प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत आता है, ये पादप जगत के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सुनहरे सहवाल किसके अंतर्गत आते हैं, तो सुनहरे सहवाल आपके आते हैं डेस्मिड्स के अंतर्गत। इसके बाद दूसरी बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायटम, काफी बार प्रयोग में वर्ड आया है, दूसरा वर्ड इसमें यूज होता है, डायटम्स किसके अंतर्गत आते हैं। डायटम्स का नाम आप लोगों ने परीक्षा में काफी बार सुना भी होगा कि डायटम्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो डायटम्स आपके किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ये आपके वर्ग के अंतर्गत आते हैं प्रोटेस्टा। बात आती है ये कहाँ पर देखे जाते हैं, तो जो घर आपके कांच के बने होते हैं, जो घर कांच के बने होंगे उनमें डायटम्स पाए जाते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है कि कांच के बने घरों में किस वर्ग के जीव या किस वर्ग के सजीव बहुतायत रूप से देखे जाते हैं, तो वो प्रोटेस्टा वर्ग के जीव हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डायटम्स कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। डायटम्स के बारे में आपको बता दें कि डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है इसका प्रयोग आपकी फॉरेंसिक लैब्स में भी किया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है सिलिका की। सिलिका का सूत्र बताइएगा जरा, सिलिका का सूत्र क्या होता है? सिलिका का सूत्र, सिलिका को हम लोग बोलते हैं SiO2, इसी को हम लोग व्यवहारिक रूप से नाम देते हैं बालू का। अब बताएं आपको इसका फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक में इसका किस तरीके से प्रयोग होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, या मान लीजिए आपको एक व्यवहारिक तौर पर बता दें, पूछा जाए या ना पूछा जाए, जैसे कभी आपने देखा हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है तो वह पानी में डूबने के बाद मरा है, यानी वो पानी में डूबने से मरा है, या उस व्यक्ति को पहले से मारा गया इसके बाद पानी में फेंका गया है। तो इन दोनों की पहचान कहाँ से की जाती है, इन दोनों की पहचान डायटम्स के माध्यम से हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम बताते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले मार करके फिर पानी में फेंका गया तो वो सांस नहीं ले पाएगा, और अगर सांस नहीं ले पाएगा तो सांस के माध्यम से जाएगा क्या, सिलिका या बालू उसके शरीर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पानी भरे तालाबों में डायटम्स पाए जाते हैं या पानी भरी जगहों में डायटम्स पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर बालू पाई जाती है, क्योंकि इनकी कोशिका व्यक्ति ही इसकी सिलिका की बनी होती है। अब जब किसी व्यक्ति को पहले मार दिया गया, उसको पानी में फेंका जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, तो उसके फेफड़ों में बालू नहीं होगी, बालू उसके शरीर पे होगी लेकिन फेफड़े पे नहीं होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पानी में डूबने से वो मरा है तो उसके फेफड़ों पे बालू पाई जाती है, और वो बालू यानी डायटम्स इस बात का प्रतीक होता है कि व्यक्ति पहले नहीं मरा था, वो पानी में डूबने के बाद मरा। तो ये डायटम्स किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी आपके प्रोटेस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से अगली बात हम लोग कर लें कि प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत और हम लोगों को क्या क्या दिमाग में रखना है। तो देखिए, इसी में तीसरा जो हम लोगों को दिमाग में रखना है वो है यूग्लिना। यूग्लिना
के बारे में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, यूग्लिना के बारे में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूग्लिना पाए कहाँ जाते हैं। तो यूग्लिना के पाए जाने की दो शर्तें हों, पहला तो जल जो हो वो शुद्ध जल हो, और दूसरा वह जल गतिमान ना हो, यानी स्थिर जल हो। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि पहली बात, यूग्लिना कहाँ पाए जाएंगे? शुद्ध जल में। दूसरा, शुद्ध और स्थिर जल में। जैसे नदी का बहाव है तो नदी के बहाव में ये नहीं होंगे क्योंकि वहां पर बहाव चल रहा है। जैसे तालाब है, कोई झील है बड़ी, तो उसमें आपके यूग्लिना पाए जाएंगे। दूसरी बात, इसमें एक विवाद भी रहा यूग्लिना में। विवाद ये रहा कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये पादप हैं, यानी इन्हें पादप कहा जाना ज्यादा उचित होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि ये पादप ना हो करके आपके मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये कुछ वैज्ञानिकों ने इनमें कहा कि ये जंतु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर विवाद है क्योंकि लक्षण दोनों के पाए जाते हैं यूग्लिना में। तो यहाँ पर कुछ लोग इसे पादप और कुछ इसे जंतु कहते हैं। लेकिन इससे जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया कि जंतु तथा पादप के बीच की योजक कड़ी क्या है? तो जंतु तथा पादप के बीच की योजक कड़ी यूग्लिना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैसे पूछते हैं पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी क्या है, तो आपका क्या हो जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वहां पर आंसर वायरस हो जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी क्या होगा, तो वो आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यहाँ पर यह भी नोट कर लीजिएगा। अब आपको बता दें इसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण क्यों पाए जाते हैं। देखिए, जहां पर स्थिति अनुकूल होती है, जहां पर अनुकूल होगी, यानी ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, तो ये जब प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे यानी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो वहां पर इनकी प्रकृति क्या होगी? स्वपोषी। और स्वपोषी प्रकृति किस में पाई जाती है? पादपों में। लेकिन जहां पर अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल स्थिति हो जाती है, वहां पर भी ये जीवित रहते हैं। वहां पर ये क्या हो जाते हैं? ये परपोषी हो जाते हैं, यानी जिस पर ये होते हैं, जहां पर ये होते हैं, अपना भोजन वहीं से प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि उस समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, इसलिए ये परपोषी होते हैं। तो परपोषी जंतुओं का लक्षण है और स्वपोषी पादपों का लक्षण है। तो यहाँ से ये कहा जाता है कि ये जंतु भी हैं और पादप भी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने लगा जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्या है, तो ये हो जाएगा यूग्लिना। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला आता है आपका अवपंक कवक। अवपंक कवक, अगर आपसे कभी अवपंक कवक के बारे में पूछ ले तो हमेशा याद रखिएगा अवपंक कवक हमेशा प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि कवक कवक वर्ग के अंतर्गत जोड़ा जाता है। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। इंग्लिश में उसे बोला जाता है स्लाइम मोल्ड। अवपंक कवक। अवपंक कवक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब भी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो इनमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जब भी अनुकूल स्थिति मिलती है तो ये मृतपोषी जीवों में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अवपंक कवक किसमें पाए जाएंगे, तो ये मृतपोषी जीव होते हैं
मृतपोषी जीव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सड़ी गली पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियों पर पाए जाएंगे। जैसे कि कोई जीव मर गया है, जैसे कोई जानवर मर गया है, तो उसको अगर मर जाने के बाद उसके ऊपर कौन से पाए जाएंगे, उसके ऊपर भी कौन से पाए जाएंगे, अवपंख कवक पाए जाएंगे। उसके ऊपर कवक नहीं, उसके ऊपर अवपंख कवक होंगे और ये अपना भोजन वहीं से प्राप्त करेंगे। इसके बाद पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट, पांचवा आता है आपका प्रोटोजोआ। पांचवा आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के संबंध में हम लोग बात कर लें कि प्रोटोजोआ मुख्य रूप से किसके अंतर्गत रखे गए। तो प्रोटोजोआ पहले तो इन्हें कुछ लोग मानते हैं कि जंतु वर्ग के अंतर्गत रखे गए, लेकिन जंतु वर्ग की सारी क्रियाएं ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, क्योंकि जंतुओं का एक मुख्य लक्षण होता है परपोषी, ये अपना भोजन नहीं बना पाते। लेकिन इनके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर दो लक्षण देखे गए। परपोषी का लक्षण तो देखा ही गया, साथ में परभक्षी का भी लक्षण देखा गया। यानी दो लक्षण कौन से देखे गए, तो एक देखा गया परभक्षी और एक देखा गया आपका, जिसे हम लोग परभक्षी, या इंग्लिश में इसी को अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं प्रिडिक्टर। और परजीवी दूसरा लक्षण इसके अंतर्गत, परजीवी। अब यहाँ पर परभक्षी और परजीवी ये किसकी कड़ियां हैं, तो परभक्षी और परजीवी ये परपोषी के ही दो प्रकार होते हैं। परभक्षी और परपोषी जब दो प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर जब ये देखा गया कि इसमें जंतु वर्ग के कुछ लक्षण तो पाए जा रहे हैं लेकिन कुछ लक्षण नहीं पाए जा रहे, इसलिए उसको उठा के वेस्टेज था तो प्रोटेस्टा में डाल दिया गया। परपोषी के दो प्रकार अगर आपसे कभी पूछे जाएं तो एक तो होता है परभक्षी और एक होता है परजीवी। देखिए परभक्षी और परजीवी में क्या अंतर होता है। परभक्षी का मतलब होता है कि वह जिस पर हो उसे पूरी तरीके से खा करके समाप्त कर दे। और परजीवी का अर्थ होता है, जैसे आप उदाहरण में देख सकते हो कि अगर आपके बालों में जूं है, अगर बालों में जूं है तो वो जूं क्या करेगी, आपको खा के खत्म नहीं करेगी। वो तो ये करेगी कि आपके शरीर में जितना भी ब्लड होगा उसे तीव्रता से क्या करेगी, ग्रहण करेगी और तीव्रता से आपके शरीर पे ही रहेगी। वो आपके शरीर को खा तो जाएगी नहीं। लेकिन परभक्षी क्या है, परभक्षी खा करके खत्म कर देता है। तो ये परपोषी की दो, यानी पैरासाइट्स की दो होती हैं। एक होता है प्रिडिक्टर, यानी नोट कर लीजिएगा अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो, पहला है प्रिडिक्टर और दूसरा होता है पैरासाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिडिक्टर और इसको बोला जाता है पैरासाइट। नोट कर लीजिएगा दोनों। तो प्रोटोजोआ आपका इसमें आ जाता है। अब बात आती है प्रोटोजोआ होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ आपकी बायो में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए प्रोटोजोआ मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ चार प्रकार के, प्रोटोजोआ चार प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है जिसे कहा जाता है अमीबा। इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा का प्रचलन अंग या चलन अंग कौन सा है जिससे वो गति करता है। तो लिख लीजिएगा, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है। इसके बाद अमीबा आपसे पूछा जाएगा अमीबा किस वर्ग में रखा गया, तो अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अमीबा किस वर्ग में आएगा, तो प्रोटिस्टा वर्ग के प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा हम लोग ले सकते हैं कसाभी। कसाभी के अंतर्गत दूसरा आता है इसमें कसाभी, या इसे कई जगह कासा भी लिख देते हैं, कासा भी। इसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं,
जीव के बारे में अच्छा बताइएगा। हमने एक आपको बताया था कि कौन सा वह प्रोटोजोआ है जिसके काटने से नींद की बीमारी होती है। नींद की बीमारी, वह जीव जिसके काटने से नींद की बीमारी होती है। देखिए एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा मानव रोग के अंतर्गत हमने आपको बताया इसके बारे में, ट्रिपनोसोमा वर्ग के बारे में। देखिए ट्रिपनोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और ट्रिपनोसोमा जो प्रोटोजोआ है ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ये सीसी मक्खी में पाया जाता है। और सीसी मक्खी के काटने से ही आपको एक बीमारी होती है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, निंद्रा रोग। निंद्रा रोग, निंद्रा रोग किसके काटने से होता है, सीसी मक्खी। ये अफ्रीका में होता है मुख्य रूप से। अगर हमने बताया था भारत में पूछे तो भारत में आपको आंसर करना होगा बालू मक्खी। तो कई बार ऑप्शन में बालू मक्खी होता है और कई बार यहाँ पर सीसी मक्खी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो कसाबी है, इसके अंतर्गत कौन सा प्रोटोजोआ आता है, तो ट्रिपनोसोमा इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। और ये किस में पाया जाता है, ये सीसी मक्खी में। इसके काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसके काटने से अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है, जिसके बाद व्यक्ति को नींद नहीं आती। इसके बाद अगला आता है आपका, जिसे तीसरा वर्ग बोलते हैं, जिसका नाम है पक्षमाभी। तीसरा है पक्षमाभी। देखिए पक्षमाभी का अगर हम उदाहरण लें तो इसके अंतर्गत एक जीव आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम मुख्य रूप से आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो इसका उदाहरण है पैरामीशियम। तो ये पक्षमाभी के अंतर्गत आता है। तो अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अगर इसका इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं सिलेटेड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेटेड, और पक्षमाभी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैगलेटेड। और इसका उदाहरण हो गया आपका पैरामीशियम। इसी के अंतर्गत चौथे की अगर बात करें तो चौथा आता है इसमें स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ का अगर हम लोग उदाहरण लें तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आपका एक प्रोटोजोआ आता है। स्पोरोजोआ के अंतर्गत ही आपका एक प्रोटोजोआ आएगा। इस प्रोटोजोआ को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम जो आपका मुख्य रूप से है तो ये किस में आता है, तो ये स्पोरोजोआ वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी में हमने बताया था कि प्लाज्मोडियम आपका किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है। जब हम आपको रोग वाला टॉपिक बता रहे थे, मलेरिया रोग जब हम बता रहे थे, तो वहां पर बताया था कि प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम है जो मुख्य रूप से भारत में, यानी भारत में मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। तो हमने वहां पर बताया था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपका भारत में मलेरिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि पूरे विश्व में प्लाज्मोडियम की लगभग 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भारत में एक प्रजाति प्लाज्मोडियम की है जो कि लगभग भारत में 65% बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये आरओ के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में मलेरिया के लिए मुख्य रूप से कौन सी प्रजाति प्लाज्मोडियम की जिम्मेदार है, तो नोट कर लीजिएगा। भारत में मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिम्मेदार। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिनको आपको प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत याद रखना चाहिए और दिमाग में आपके होने चाहिए। अब हम लोग, अगर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं।
समझ में आ रहा सभी को? तो प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत आप सबको समझ में आ गया। टोटल 5 चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कौन सा? तो सबसे पहला इसमें हम लोगों ने पढ़ा आपके प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेस्मिड, दूसरा डाइटम, इसके बाद तीसरा पढ़ा हम लोगों ने यूग्लिना, चौथा पढ़ा औपंक कवक और पांचवा पढ़ा प्रोटोजोआ। ये प्रोटेस्टा वर्ग आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ तक आप लोग निश्चित रूप से बेफिक्र होकर के पढ़ाई कर सकते हो। बाकी जो भी बची हुई चीजें होंगी वो हम जब सीट कराएंगे तो वहां पर करा देंगे। तो 5 जगत में से 2 आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, कवक। कवक या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंगस। कवक या फंगस ये आपका तीसरा टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण का। सबसे पहली बात, कवक या फंगस के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये पहली चीज जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये किसके अंतर्गत? तो ये यूकैरियोटिक प्राणी है, जो कोशिका का यूकैरियोटिक प्रकार है, यूकैरियोटिक प्राणी है। जब यूकैरियोटिक है तो दूसरी बात क्या होगी कि दूसरी बात ये होगी कि इनका केंद्रक कैसा होगा? तो केंद्रक इनका विकसित होता है। दूसरी तीसरी बात इनकी आती है कि यूकैरियोटिक प्राणी है लेकिन इनकी कोशिकाएं कितनी होती हैं, यानी एक कोशिकी हैं या बहुकोशिकीय हैं। तो आपको बता दें, प्रोटेस्टा जो आता है वो एक कोशिकीय होता है लेकिन यूकैरियोटिक है, जबकि मोनेरा में पढ़ा था आपने वो प्रोकैरियोटिक है लेकिन वो भी एक कोशिकीय है। लेकिन जो आपका कवक है यानी यूकैरियोटिक है ये, लेकिन ये आपका बहुकोशिकीय प्राणी होता है। तो सजीवों के अंतर्गत इसे बहुकोशिकीय के अंतर्गत रखा जाता है। तो तीसरी बात नोट कर लीजिएगा, ये बहुकोशिकीय है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन जो इससे बहुत बार पूछा गया कि इसकी कोशिका भित्ति इसमें पाई जाएगी, और कोशिका भित्ति इसमें पाए जाने के कारण क्वेश्चन बनता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइएगा। कोशिका भित्ति बता चुके हैं बहुत बार, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब बात अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि काइटिन मुख्य रूप से क्या है, तो देखिए काइटिन में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। तो याद रखिएगा काइटिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन और पॉलीसेकेराइड इसमें पाया जाता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि नाइट्रोजन और पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। इसके बाद अगली बात जो हम लोगों को याद रखनी है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए ये परपोषी होते हैं यानी पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये कैसे होंगे? तो ये परपोषी होते हैं। और परपोषी के 2 वर्ग हमने बताए आपको, एक होता है परभक्षी और एक कौन सा होता है? तो एक दूसरा हमने बताया था आपको जिसे कहा जाता है परजीवी। तो परजीवी और परभक्षी 2 प्रकार होते हैं इसके। तो ये किस प्रकार का होता है? तो ये परपोषी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा एक कवक है, वह कौन सा एक कवक है जो अपवाद स्वरूप परपोषी नहीं होता।
परपोषी नहीं होता, यानी वो स्वपोषी होता है। इसके बारे में आप लिख चुके हो, इसे कहा जाता है यीस्ट। यीस्ट इसका अपवाद है, ईस्ट अपवाद है। तो ईस्ट एक हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा, ईस्ट मुख्य रूप से परपोषी नहीं होते, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, स्वपोषी और परपोषी, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, स्वपोषी और परपोषी। और यीस्ट के बारे में हम आपको पहले भी कई बातें बता चुके हैं। इसे ब्रेबर्स ईस्ट या इसे बोल सकते हैं आप, जैसे हमने बताया था आपको ब्रेबर्स फूड किसे कहा जाता है, तो ब्रेबर्स फूड या ब्रेबर्स ईस्ट किसे कहा जाता है, ईस्ट को कहा जाता है। दूसरा हमने बताया था ब्रेकर्स, जो बेकरी में यूज करते हैं। क्योंकि हमने ब्रेबर्स क्यों कहा था, क्योंकि अल्कोहल उद्योग में अल्कोहल के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है उसे ब्रेवरेज कहा जाता है, और इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का। उसी तरीके से आपका ब्रेड, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, ये सब बनाने में भी ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं ईस्ट के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी कवक होते हैं ये सब विश्वव्यापी होते हैं, यानी विश्व में हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह का मतलब विश्व के सभी स्थानों पे पाए जाएंगे, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो नदी वाले क्षेत्र हो, नदी के किनारे के क्षेत्र हो, चाहे वो आपके रेगिस्तानी वाले क्षेत्र हो, चाहे आपके उमस भरे क्षेत्र हो, सब जगह ये पाए जाते हैं आपके कवक। तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब कुछ इसी से कवक से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, रोटी में पाए जाने वाले फफूंद को क्या कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है रोटी में कौन सा फफूंद पाया जाता है, क्योंकि कवक को ही फफूंद भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रोटी में पाए जाने वाले फफूंद को क्या कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, रोटी में पाए जाने वाले फफूंद को क्या कहा जाता है। तो रोटी में दो प्रकार के फफूंद पाए जाते हैं, जिनमें पहला है म्यूकर और दूसरा होता है राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस दो प्रकार के फफूंद पाए जाते हैं जो कि रोटी में होते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि सरसों के पत्ते पर कौन सा फफूंद पाया जाता है, कौन सा फफूंद पाया जाता है। देखिए, सरसों के पत्ते पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी सरसों के खेत पे आप गए होंगे तो सरसों की पत्ती के ऊपर सफेद कलर का एकदम परत ऐसी चढ़ जाती है, या आप जैसे बोल सकते हैं आपकी सफेद पूरे पेड़ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे, छोटे छोटे पूरे पेड़ पे हो जाते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी कवक होता है। वो कौन सा कवक है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा, इसका नाम है एल्बुगो। उस कवक को कहा जाता है
एल्बुगो। एल्बुगो कवक पाया जाता है जो कि सरसों के पत्ते पर होता है, जो कि वाइट कलर के यानी सफेद रंग के जो धब्बे इसे दिखाई देते हैं उसे एल्बुगो कहा जाता है। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट के बारे में ही जैसे अभी बात की थी, तो ईस्ट में हमने एक बताया था आपका कौन सा ईस्ट है जिसे ब्रेवर्स ईस्ट या ईस्ट की कौन सी प्रजाति को ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट के बारे में माइक्रोबी सेरेबीसी के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो वो भी ईस्ट का ही प्रकार है जिसे ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरी बात कर लें कि पेंसिलिन बनाने में मुख्य रूप से किस ईस्ट का प्रयोग, पेंसिलिन बनाने में मुख्य रूप से किस कवक का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन बनाने में किस कवक का प्रयोग हुआ। देखिए आपको खास तौर पे बता दें, पेंसिलिन के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पेंसिलिन प्राप्त होता है कवक से, शैवाल से। तो याद रखिएगा पेंसिलिन कवक से प्राप्त होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पेंसिलिन मुख्य रूप से प्राप्त होता है कवक से। इसके बाद अब बात करते हैं कि पेंसिलिन किस कवक से बनाया गया। तो ये बनाया गया था पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम के बारे में भी अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम था एस्कोमाइसिटीज। इसका नाम था एस्कोमाइसिटीज। इस कवक के माध्यम से पहली बार आपका पेंसिलिन बनाया गया था, और ये प्रजाति है किसकी, ये कवक की प्रजाति है एस्कोमाइसिटीज। इसी के माध्यम से पहली बार पेंसिलिन, और यह इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, विश्व का पहला प्रतिजैविक विश्व का पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा था। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक या एंटीबॉडी पेंसिलिन था। इसे किसने बनाया, तो इसे बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे पहली बार बनाया, और ये किस कवक से बनाया गया था, एस्कोमाइसिटीज नामक कवक से बनाया गया था, जो कि इसका पेनिसिलियम भी कहा जाता है, और इसे इसीलिए कहा गया पेनिसिलिन। और विश्व का पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक था ये, और इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कवक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने सिट्रिक एसिड का नाम सुना होगा, तो क्वेश्चन बन सकता है सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन किस कवक से होता है। तो पहली चीज ये हमें ध्यान रखना होगा कि सिट्रिक अम्ल का जो व्यापारिक उत्पादन होता है वो होता किससे है, तो वो कवक से होता है। दूसरी बात आती है कि सिट्रिक अम्ल को व्यापारिक तौर पर किससे बनाया जाता है, तो इसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से आपका सिट्रिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, जो कि व्यापारिक उत्पादन का मतलब विभिन्न चीजों में यूज करने के लिए व्यापारिक तौर पर इसे
एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से बनाया जाता है। इसके बाद जैसे कि एक क्वेश्चन इससे और बनता है, मादक पदार्थ LSD, मादक पदार्थ LSD किस कवक से प्राप्त होता है? मादक पदार्थ LSD किस कवक से प्राप्त होता है? इसका नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। क्लेविसेप्स पुरपुरिया ये एक कवक की प्रजाति है जिससे खतरनाक मादक पदार्थ LSD बनाया जाता है। बहुत ज्यादा घातक मादक पदार्थ होता है ये, जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं LSD का। LSD के बारे में आपको बता दें, LSD का अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो फुल फॉर्म इसका हम लिख दे रहे हैं। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक नोट कर लीजिएगा, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये इस LSD का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। LSD एक नशीला पदार्थ होता है। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी में या आनुवांशिकी अध्ययन में किस कवक का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन ALP CBT 2 में पिछली बार पूछा गया था, ये आ चुका है क्वेश्चन। आनुवांशिकी अध्ययन में किस कवक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पादप के बारे में, तो पादपों में आनुवांशिकी जगत में न्यूरोस्पोरा नामक एक कवक का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिकी अध्ययन में एक कवक है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है आनुवांशिकी में अध्ययन के लिए। लेकिन ये जो न्यूरोस्पोरा कवक है ये पादपों की आनुवांशिकी में यूज होता है। अगर आपसे कभी, अब मान लीजिए इस बार आपसे पूछ ले कि जंतु आनुवांशिकी अध्ययन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा जंतु आनुवांशिकी अध्ययन, जंतु आनुवांशिकी अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ड्रोसोफिला मक्खी है एक, ड्रोसोफिला मक्खी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी की प्रजाति का प्रयोग जंतुओं में जब भी आनुवांशिकी संबंधी अध्ययन किए जाते हैं तो जंतुओं की आनुवांशिकी के संबंध में ड्रोसोफिला मक्खी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पादपों की बात करें
तो पादपों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है न्यूरोस्पोरा नामक कवक का, जिसका प्रयोग पादपों के संबंध में करते हैं। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ल सकता है कि पादपों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है। पादपों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, तो पादपों का ड्रोसोफिला इसी को कहा जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला मक्खी जंतुओं में आनुवंशिक अध्ययन के लिए, जबकि पादपों में आनुवंशिकी अध्ययन के लिए न्यूरोस्पोरा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे पादपों का ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बहुत आराम से इसीलिए चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि कवक के माध्यम से रोग कौन कौन से होते हैं। कवक के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए कवक के माध्यम से जो रोग होते हैं इनके बारे में आप लोगों को हम रोग वाले टॉपिक में पहले ही लिखा चुके हैं। जैसे कि पहला आप लोग देख सकते हो, एक रोग होता है जिसे कहा जाता है एथलीट फुट। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है, ये कवक के कारण। दूसरा जैसे आप लोग देख सकते हो गंजापन। गंजापन किसके कारण होता है, ये डैंड्रफ के कारण होता है। ये भी किसके कारण, कवक के कारण। जैसे आपसे पूछा जा सकता है एक बीमारी है अस्थमा, या इसी को दमा भी कह दिया जाता है, ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी आपका होता है कवक के कारण। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है खाज, खुजली, ये भी किसके कारण होता है, तो खाज खुजली भी आपका कवक के कारण होता है। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि दाद यानी रिंग किसके कारण होता है, दाद भी आपका कवक के कारण होता है। एथलीट फुट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है, तो इसके लिए कवक जिम्मेदार होता है जिसका नाम है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस, इसके बारे में पूछा भी गया है कई बार। इसके बाद गंजापन, तो ये इसके लिए उत्तरदायी होता है टीनिया कैपिटिस। इसके बाद अस्थमा या दमा, तो इसके लिए होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इसके बाद खाज और खुजली ये और दाद, ये भी आपका किससे होते हैं, तो दाद और खाज और खुजली ये भी आपका किसके द्वारा। जैसे दाद के बारे में अगर आप दमा या अस्थमा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण भी होता है, या आपको यहाँ पर एक और लिखा मिल जाएगा जिसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटान। तो यहाँ से आपको इतनी बात दिमाग में रखनी है कि कवक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे पादपों में, जैसे गन्ने में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है रेड रॉट। रेड रॉट रोग, जिसमें गन्ने के बीज की पोर पूरी तरीके से लाल हो जाती है, तो इसी को बोल देते हैं लाल धारी रोग। लाल धारी रोग ये गन्ने में होता है, ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी कवक के कारण होता है। जैसे बाजरा में होता है एक हरित बाली रोग। बाजरे में होता है हरित बाली, हरित बाली रोग, जिसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसे ग्रीन ईयर बोलते हैं, ग्रीन ईयर। तो ये सारे रोग आपके किसके कारण होते हैं, तो ये कवक के कारण होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो बताइएगा, अगर आ गया हो तो फिर आपके लिए इसके बाद यहीं पर अगर आप लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो। गेहूं में एक रोग होता है, गेहूं में जिसको कहा जाता है, गेहूं में रोग होता है जिसे कहा जाता है श्वेत कीट रोग।
श्वेत कीट रोग। तो गेहूं में श्वेत कीट रोग भी आपका कवक के कारण ही होता है। इसके बाद तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि खाने योग्य कवक या खाने योग्य आपका कवक कौन सा है। तो खाने योग्य कवक होता है, लिख लीजिएगा, खाने योग्य को आप लोग मशरूम बोलते हैं। मशरूम मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 52% के अराउंड प्रोटीन इसमें पाया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। और मशरूम या मुख्य रूप से खाने योग्य आपका कौन सा है, तो खाने योग्य होता है एगेरिस। एगेरिस इसे कहा जाता है। एगेरिस खाने योग्य कवक होता है, या खाने योग्य कवक कौन सा है आपसे पूछे तो एगेरिस है, जिसे मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खाने योग्य कवक होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, या हाँ एक पॉइंट और लिखना चाहें अगर तो लिख सकते हैं कि जहरीला कवक कौन सा है। तो जहरीला कवक होता है, इसे कहा जाता है एगेमिटा। लिख लीजिएगा, जहरीला कवक कौन सा है, इसे कहा जाता है एमेनिटा। ये जहरीला कवक होता है। तो यहाँ से आपका कवक वाला टॉपिक हमने एक लेवल से ऊपर जा करके पढ़ा दिया, यानी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में, कल हम लोगों का टॉपिक होगा जंतु जगत का वर्गीकरण। उसमें समझा जाएगा कि पूरी तरीके से कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है। जंतु जगत हम कोशिश करेंगे, काफ़ी बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे कि कल ही ख़त्म कर दें। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए कल की, लेकिन कोशिश ये होगी मेरी कि कल खत्म कर दें। अगर कल नहीं खत्म होगा तो परसों आपका जंतु और पादप को भी आधा खत्म करा देंगे परसों तक। तो मेरा टारगेट होगा कि अगले 3 दिन में आपके ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएं। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी 80% कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम लोग बायोलॉजी के जो बचे हुए पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यानी कुछ वन लाइनर बनते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मे भी हो सकता है आपका 18 से 19 तारीख तक, या जो भी आपका 18, 19, 20 जो भी डेट आए तक ख़त्म करके इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स में जैसा कि हमने कहा कि थ्योरी तो पढ़ी जाएगी, साथ में हर चैप्टर का 5 से 7 न्यूमेरिकल भी लगाया जाएगा, क्योंकि आपकी NTPC RRB में न्यूमेरिकल भी आता है। 5 से 7 क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी कवक तक हम लोग पूरा कर चुके। कल हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इस सब को तैयार कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।